Hello everyone, welcome back to our Geography Weekly series. So today we will discuss the current affair related to geography. Okay, so this is 1st July to 15th July. Let's start. Okay, so this time I have segregated the topic as per the main theme. Okay, so there are around 20-25 topics, and I will distribute this video in one or two part or maybe three part because the uh, topics are little bit complex and they carry कुछ टॉपिक्स को वो कुछ एक्ट को कुछ अदर कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके आते हैं ठीक है तो मुझे वो भी एक्सप्लेन करने होंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं this is the index. I will discuss rung community, Zhuang, PVTG. So जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको टॉपिक पता चलते जाएंगे ओके तो आप ये जो टॉपिक्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो अभी रेफिन फिश ड्राइव हुई है उसके बारे में बात करेंगे मोहनलाल एलिफेंटस पोजीशन केस हुआ इसके बारे में बात करेंगे बोडोलैंड के बारे में बात करेंगे उसके बाद कैसे वेस्ट बंगाल में नेफ्ता पाइपलाइन में फायर हुई इसके बारे में बात करेंगे okay so these are the topics that I will cover and I will add some more topic अभी जो मुझे और इम्पोर्टेंट लगेंगे मैं ऐड करता जाऊंगा ओके सो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट टॉपिक है आपका कि जो रंग कम्युनिटी है और जो ओम पर्वत है उसमें क्या हुआ कि आपका बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे शिवलिंग को स्थापना करना चाहते हैं बट ये जो रंग कम्युनिटी के लोग थे जो ओम पर्वत के पास रहते थे उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कहा नहीं हमको ये नहीं चाहिए हम लोगों को ये जो इंस्टॉलेशन आप कर रहे हो 3 टन का शिवलिंग है आप पहले शिवलिंग को लाओगे फिर शिवलिंग की सेफ्टी के लिए आसपास बैरिकेटिंग करोगे फिर वहाँ पे श्रद्धालु आएंगे फिर वहाँ पे डोनेशन बॉक्स लगेगा और डोनेशन बॉक्स लगेगा उसके बाद फिर आप वहाँ पे एक तरह से भीड़ आने लगेगी और प्लस अब क्या है कि पहले ओम पर्वत तक पहुँचना बहुत आसान होता था अब बहुत इजी हो गया है जब से आपकी चार धाम जो आपकी अ, या फिर इन जनरल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो काफ़ी भीड़ आने लगेगी इससे हमारी जो कम्युनिटी है उसको डिस्टरबेंस होगा और फिर उनका जो ये तो एक आर्गुमेंट था आपका एज ए डिस्टरबेंस टू इकोलॉजी और इन फेवर ऑफ कि हाउ दे प्रीच देयर गॉड तो उन्होंने बोला कि भाई वी आर द नेचर वर्शिपिंग पीपल ओके we are nomadic people we don't want to be disturbed or we don't want our cattle to be disturbed by the presence of so many people एंड दे बिलीव कि हम भाई जो ये स्नो होती है नेचुरली डिपॉजिट होती है ओम के शेप में आप जो देख रहे हो ओम का शेप बनाया हम इसकी ही पूजा करते हैं ठीक है और ये जो है दिस इज द लिविंग मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा फॉर मी मीन्स फॉर रंग कम्युनिटी ओके वी डोंट नीड एनी शिवलिंग टू बी स्टेबलाइज सेपरेटली ओके तो ये इन्होंने बोला तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें जो हम नौ से रिलेटेड जो फोकस में है वो ये है कि रंग कम्युनिटी कहाँ की होगी आपकी उत्तराखंड की ओके और उसके बाद आपका ये जो ओम पर्वत है ये कहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे अभी ठीक है तो हु आर रंग पीपल आर एक्चुअली जो रंग पीपल है वो आपके जो भूटिया ग्रुप है जो उत्तराखंड की मेन ट्राइब है भूटिया ग्रुप इसके अंदर आपकी रंग कम्युनिटी आती है ठीक है और आपका जैसे ये उत्तराखंड है ठीक है ये नेपाल है तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी ये रंग कम्युनिटी पाई जाती है तो ये जो एरिया है वो आपका कौन सा है धारचूला डिस्ट्रिक्ट है धारचूला डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है सॉरी ठीक है और इसमें ये जो एरिया है ये आपका ब्यास वैली एरिया है ये जो एरिया है ये आपका है ब्यास वैली एरिया ओके तो ये जो रंग कम्युनिटी है भूटिया ग्रुप के अंदर आती है धारचूला डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है और ब्यास वैली के आसपास इनका मेन कंसंट्रेशन है नेक्स्ट आइए अब देखो ज्योग्राफिकल अगर आप देखो ओम पर्वत कहाँ पाया जाता है तो ओम पर्वत देखो बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखो ये आपका हो गया इंडिया
ठीक है, ये हो गया आपका तिब्बत या फिर आप कह दो चाइना। ठीक है, और ये हो गया आपका नेपाल, ये को धारचूला, ये आपका बिल्कुल बॉर्डर पे है आपका ओम पर्वत। ठीक है, और ये जो है ये बिल्कुल आपकी बाउंड्री बनाता है। तो ये और ये आपका आपका कैलाश मानसरोवर ये आ गया, यहाँ पे आपका कैलाश मानसरोवर। ठीक है, नेक्स्ट है ये। इसमें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को पता होने चाहिए, वो ब्यास वैली जो मैंने आपको बता दिया। ब्यास वैली जो है वो जियोग्राफिकल कॉरिडोर है रीडिंग टू लिपुलेख पार। लिपुलेख पास मीन्स मतलब जो आपकी जैसे रोड यहाँ तक गई। ठीक है, ये आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आप आगे मुंशियारी धारचूला होते हुए, ये मान लो धारचूला है। फिर आपका यहाँ पे एक कॉरिडोर मिलता है, इसे कहते हैं ब्यास वैली, ब्यास वैली। ठीक है, और ये लिंक कैसे करता है लिपुलेख पास को, लिपुलेख पास, लिपुलेख पास। और यहाँ से फिर आप जब चले जाते हो चाइना, वहां पे आप कैलाश मानसरोवर के पास चले जाते हो। ठीक है, तो ब्यास वैली क्या हुआ, ये एक कॉरिडोर है जो रास्ता बनाता है पिलग्रिमेज की ऑनवर्ड्स धारचूला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो मेरा बता चुका कि ओम पर्वत का बनता है यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये कहाँ पर है, इट लाइज इन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ महाकारी रिवर नोन एज शारदा रिवर इन इंडिया प्लेन। ठीक है, तो ये महाकारी जो रिवर है उसका जो अपर पार्ट है, अपर कैचमेंट एरिया, उसमें ये आती है आपकी ब्यास वैली। ठीक है, अब देखो इसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में पढ़ना है। तो ये जो काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बहुत ही आता है। अब आने के चांसेस कम है, लेकिन आप मेंशन तो हमेशा कर ही सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट में। तो इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि टीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में। उसमें ये बोल दिया गया था कि जो भी आपकी काली रिवर है उसके जो वेस्टर्न पार्ट होगा वो क्या होगा, नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री होगी। ठीक है, तो आपका देखो इसमें क्या है, जैसे ये काली रिवर है। ठीक है, ये जो काली रिवर है, तो काली रिवर जो होगी वो नेपाल की आपकी वेस्टर्न बाउंड्री होगी। ठीक है, अगर काली रिवर यहाँ से निकल रही है, ये काली रिवर है, ये जो काली रिवर होगी यही नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री होगी। ठीक है, अब इशू इसमें ये आ गया कि जो काली रिवर है इसकी मेन स्ट्रीम को हम कहाँ से लें। ठीक है, मान लो ये जो विजिबल स्ट्रीम चलो यहाँ तक होगी, इसके बाद क्या है, इंडिया वाले कहते हैं कि ये यहाँ से निकल रही है, और जो नेपाल वाले कहते हैं वो कहते हैं यहाँ से निकल रही है। ये जो एरिया बीच में आ जाता है, यहीं पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया का इंस्टेंस क्या है, इंडिया ने बोला कि रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ पे है, काला पानी के पास है। ठीक है, अब जैसे ही इंडिया बोलता है कि रिवर का जो सोर्स काला पानी है, ओम पर्वत हुआ, काला पानी हुआ, लिपुलेख पास हो गए, ये सारे के सारे क्या आ गए, इंडिया की टेरिटरी में आ जाते हैं। नेपाल ये बोलता है कि एक्चुअली में जो ये जो रिवर है वो क्या है, लिम्पियाधुरा से निकलती है। ओके, और जो लिम्पियाधुरा है उस अगर लिम्पियाधुरा से निकलती है तो लिम्पियाधुरा तक हमारा वेस्टर्न बाउंड्री होगी, मींस लिम्पियाधुरा के ईस्ट का जितना भी पार्ट होगा वो सारा नेपाल में आएगा। और उसके अकॉर्डिंग ओम पर्वत हुआ, लिपुलेख पास हुआ, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, नेपाल में आ जाएंगे। तो ये इशू होता है। अब देखो ये सब है कहाँ पे, अब नेपाल ने जो रिसेंट में अपना मैप निकाला उसमें इन्होंने ये वाला हिस्सा दिखाया अपने में, ये जो एरिया है, इन्होंने कहा ये जो एरिया है ये अपना एरिया है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये है लिम्पियाधुरा पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका ये इन्होंने दिखा दिया लिम्पिया धुरा। और जो उन्होंने कहा जो रिवर है कारी रिवर वो ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, मींस अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें, इनके अकॉर्डिंग जो रिवर है वो ये जाती है, ये इनके अकॉर्डिंग जो रिवर है वो ये जाती है। अगर ये इधर गई तो इसका मतलब ये सारा का सारा हिस्सा जो हो गया वो किसका हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका नेपाल में आ गया। तो ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने मैप में दिखाया। ठीक है, अब आगे चलो। अब ये आ गया पुराना, जब पुराना जो मैप है उसमें भी देखो ये जो वो काली वो रिवर है वो एक्चुअली लिम्पियाधुरा वाली ही साइड पे दिखाई जा रही है। ये देखो लिम्पियाधुरा है। ठीक है, तो इसका ये सारा एरिया किस में आना चाहिए, ये सारा का सारा एरिया आना चाहिए आपका
नेपाल में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि ये जो एरिया था इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, प्लस हमारे जो टर्म्स थे और नेपाल में जो थी नेपाल के जो राजा थे उन्होंने भी इस चीज़ को कभी इतना मेंशन नहीं किया, ना ही कुछ कहा, तो इंडिया का ही इस पे बराबर कब्जा रहा। और इंडिया से चूंकि कैलाश मानसरोवर से लोग जाते थे, तो इंडिया का ही उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहा, तो इंडिया अपने पास करने लगा। फिर इंडिया ने बोला कि एक्चुअली में इंडिया के अकॉर्डिंग कि जो काली जो रिवर है उसका जो सोर्स है वो यहाँ से है, ठीक है, उसका सोर्स यहाँ से नहीं है। तो जब यहाँ से कर दिया तो इसका मतलब ये वाले हिस्सा तो ऑलरेडी इंडिया का हो गया, ठीक है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये इंडिया ने ले लिया कि भाई इस पे हम यहाँ पे 0.6172 है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो सगौली ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है उसे वो क्लियर बोलता है, द किंग ऑफ नेपाल रिनाउंसेस फॉर हिमसेल्फ हिज heirs एंड सक्सीजर all claims to and connection with the countries lying to the west of the river Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitant thereof। मतलब कहने का तो ये है कि जो आपकी काली रिवर है उसके वेस्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वही मैं बता रहा था आपको। अब देखो ये क्या हुआ कि ये हो गया आपका लिम्पियाधुरा। अगर लिम्पियाधुरा मारेंगे तो ये पूरा हिस्सा आपका किसका हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा। अब यही अगर काला पानी मानेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इतना पूरा इशू है, ये इशू है आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाला। ये डिस्प्यूट चलता रहता है। मीन्स पूरा का पूरा सेंस ये है कि ये जो महाकाली रिवर है वो ऐसे होके आती है या फिर महाकाली रिवर ऐसे होके आती है, बस इतना इशू। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब देखो यहाँ पे जो नई इनके जो वो राजा नेपाल प्राइम मिनिस्टर जो नए बने जैनजी जो यहाँ वहाँ पे हुआ था, उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ऐसा है, केवल इंडिया नहीं हमारे ऊपर इंक्रोच नहीं किया, हमने भी काफी इंडिया के हिस्सों पे इंक्रोच कर लिया है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं। इन्होंने क्या बोला, यू माइट फाइंड दिस स्ट्रेंज बट आई ऑल्सो लर्न only very recently after becoming prime minister obviously that it is not just India but Nepal too has encroached अपॉन इंडियन टेरिटरीज इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस समय प्रेजेंट कंडीशन जो है वो ये है कि इंडिया जो है यहाँ पे ऐसे कर रहा है। और ये जो 0.6172 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है। आसपास के एरिया में, और इससे आप क्या करते हो, पूरे पूरे एरिया पे कंट्रोल रखते हो। ठीक है, खास कर रिपुलेट पास पे। ठीक है, एक टिंकर पास भी है। ठीक है, एक ये जो टिंकर पास है, ये जो टिंकर पास है ये दो पास है। ठीक है, बीच में क्या हुआ था कि जब 1960 के टाइम पर जब इंडिया का वॉर हुआ था तो ये लिपुलेख पास बीच में बंद हो गया था। तब इंडिया का सारा जो ट्रैफिक था वो टिंकर पास होते हुए जाता था। उस टाइम क्या हुआ, इंडिया ने टिंकर पास वाला जो एरिया था वो भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। तो आप देखोगे कि जो आपका ये जो एरिया है इंडिया का, ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा पास, लिपुलेख पास। और यहाँ से अगर आप ऐसे जाओ, ये जो हो गया एरिया, ये हो गया आपका टिंकर पास। ठीक है, इंडिया की जो अभी करंट वाली बाउंड्री है वो ये वाली है। ठीक है, टिंकर पास से जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, और ये जो रिवर है, रिवर ऐसे निकलती है, काली पानी इंडिया के हिसाब से। नेपाल के हिसाब से रिवर कहाँ से निकलती है, ऐसे निकलती है। ये आपका लिम्पिया धुरा है, तो ये हो गया आपका लिम्पिया धुरा। ठीक है, ये हो गया आपका लिपुलेख पास। ओके, ये हो गया आपका काला पानी, ये हो गया आपका टिंकर पास। ये आपका इशू आपको ये आपका यहाँ पे हो गया आपका
0.6172, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर ये इशू है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जुआंग पीवीटीजी कम्युनिटी सी फूड प्लांट एंटिटी। अब देखो अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक आपका जो आपकी सी फूड श्रिम्प एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी, जहाँ पे आपके सी फूड और श्रिम्प को प्रोसेस करके उनको बाकायदा फ्रीज करके ले जाया जाता था एक्सपोर्ट करके। वहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया गैस की लीकेज हो गई और उससे काफ़ी लोग मारे गए। और जो मारे गए उनमें से करीब 14 लड़कियाँ थी और वो जुआंग पीवीटीजी ग्रुप की थी, मींस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इशू ये आया कि भाई पहली बात तो वो लड़कियां थी, उनको वहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और प्लस हैजार्डियस एरिया में वैसे भी आपको जॉब कराना मना होता है, और प्लस वो माइनर थी, तो उनके जो लेटर्स थे वो फैब्रिकेट करके रखे गए थे, तो पूरा सिंडिकेट एक चल रहा था, तो उसके बारे में इशू हुआ था। तो ये वाली ट्राइब भी अब इम्पोर्टेंट हो गई है। तो दो रंग ट्राइब उत्तराखंड की और जुआंग पर्टिकुलर पीवीटीजी ट्राइब आपकी हो गई तमिलनाडु की। ओके, तो जुआंग जो है वो क्या है आपके इंडिजीनियस पॉपुलेशन फ्रॉम उड़ीसा क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज पीवीटीजी ग्रुप। ओके, स्कैम एंड वायलेशंस एक्सपोज, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ माइनर्स टू ए हैजार्डियस यूनिट एंड फॉर्जरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टू to falsify their age so as to bypass labor regulations। अब जुआंग टाइप कहाँ पाई जाती है, जुआंग टाइप का ये आपका एरिया हो गया, ये ये कोइंझर डिस्ट्रिक्ट है और नीचे आपका देहनखला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये पाई जाती है कौन सी, जुआंग टाइप, ठीक है। ऑलमोस्ट नॉर्थ हो गया आपका, ठीक है। और ये जो है ये ओरिजिनली नोन एज पटवास, दीज आर ओरिजिनली नोन एज पटवास। वाई पटवास, बिकॉज देयर ट्रेडिशनल अटायर ऑफ लीफ स्कर्ट। अब पटवास को आप पत्ता बोल सकते हो, तो पत्ते की जो ये लोग स्कर्ट पहनते थे, तो लीफ स्कर्ट से हुआ पत्ते पतवास, तो पतुआ पहनने वाले यानी कि पत्ते पहनने वाले। अब ये नॉर्मल लोकल मार्केट के पहनते हैं। और जुआंग जो है इनका जो सिंबॉलिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है वो दूसरी एक पर्टिकुलर पीवीटीजी ग्रुप है, उन्हें कहते हैं पौधी बोनियास, इससे वो काफी मेल करते हैं, ठीक है। और ये भी पौधी बुनियास जो है वो भी आसपास वाले एरिया में ही रहती है, ठीक है। तो पौधी बुनियास जो है वो भी आसपास वाले एरिया में रहती है, उनसे ये आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करते हैं जुआंग ट्राइब। ओके, अब देखो क्या क्या इनका एग्रीकल्चर ट्रेडिशन क्या है, कि पहले लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता था और इसको कहते थे टोयला चासा, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ये आ सकता है आपके मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में, कि टोयला चासा क्या है, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके ये जो ग्रुप है ये आपका न्यूज में आया है, ठीक है। अभी क्या है, कभी कभी हंटिंग भी ये लोग कर लेते थे, लेकिन अब क्या है मोर सेटल्ड परमानेंट जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है वहां पर आ गए हैं, ठीक है। कुछ लोग इनमें बास्केट भी बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके डेकोरेटिव कॉम्ब और टोबैको बीज बनाते हैं। इसमें यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये इनका मंदिर है, और इसमें इस मंदिर में क्या गया कि सबसे पहले जो दो लोग हुए थे वो इनके एंसेस्टर थे। ये इनका आप जो देख रहे हो ये इनका मेन सेंटर है, एक तरह से आप समझो जहाँ पे पंचायत होती है, और उसी पंचायत में इनके सारा रहने का, खाने का, ग्रेन का, लोगों के उठने बैठने का सारी चीजें वहाँ पर ही होती हैं। ये इनका मेन मंदिर का सेंटर होता है। जो लाइवलीहुड है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक करते हैं, फाउल, पिग्स, गोट्स, काउ इन सबको रखते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो सारे लोगों का, जैसे आप किसी की कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी आपके सामान हैं, जो भी आपके जरूरी चीजें हैं, जैसे किसी की शादी हुई, बारात हुई, वो सारा का सारा सामान एक इनके सेंटर हाउस कह लो या फिर आप कम्युनिटी सेंटर में रखा जाता है। ये इनका पूरा एरिया है उस क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सब यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। और इसको ये किचन गार्डन भी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और ये जो हिल्स रोप है, ये लोग साल में 3 या 4 बार इसकी इसमें वो करते हैं, कल्टीवेशन कर लेते हैं, छोटी छोटी फसलें उगाकर। ठीक है, सीजनल फ्रूट्स भी खाते हैं। लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है। और ये नॉन ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी रहते हैं, तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं ये लोग। ठीक है, आप देख रहे हो चेपुआ, ये को बास्केट, ये पत्तों से बना रहे हैं चीजें। ठीक है, जो पत्तल जिससे हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, ये वीडियो, तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ओके, जो देश बोलते हैं, जो सरदार होता है इनका, उसको देश बोलते हैं। जैसे जो पंचायत हेड हेड ऑफिस जिसे आप कहते हो, हेडमैन उसको। ओके, तो आप इसे देख लेना आप पूरा। या फ्यू थिंग्स जिसमें सारी जगह पे जा रही है वो स्मोकिंग। ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट आते हैं आपका एचएमटी वाला केस। अब एचएमटी ने क्या किया, एचएमटी ने अपना 430 एकड़ की जो जमीन है वो कर दिया फॉरेस्ट, एचएमटी एकड़ लैंड ट्रांसफर टू फॉरेस्ट लैंड। अब इसमें हुआ क्या कि कर्नाटका डिफेंस 430 एकर्स एचएमटी फॉरेस्ट लैंड रिकवरी। ठीक है, कर्नाटक ने कहा भाई ये तो अपना रेवेन्यू लैंड था, आपने फॉरेस्ट वालों को क्यों दे दिया। ठीक है, तो अब इसमें है क्या, इसमें देखो इम्पोर्टेंट केस क्या चला, केस ये चला कि देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या बोला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 या 4 आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बताए, केसेस, और कहा कि आपको जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि सी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट ऑफ बिहार वर्सी बंसी राम मोदी केस में, और ये जो आपका टीएन गोदावरम केस है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और कहा कि कोई भी डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड है, वो जो है मस्ट ट्रेस इट्स अथॉरिटी स्ट्रिक्टली टू वैलिड कंप्लायंस एंड सेंटर अप्रूवल। मीन्स अगर आपके पास कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, आप उसे डिरिजर्व कर सकते हो जब आपने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया हो। ठीक है, मीन्स आपने प्रॉपर वहाँ के डीएफओ से परमिशन ली हो, उसको नोटिफिकेशन दिया हो, फिर बकायदा डीएफओ ने अपना प्रॉपर चैनल से यूनियन गवर्नमेंट तक भेजा गया हो, पीसीसीएफ के थ्रू, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू। वहां से जब अक्टूबर वापस आएगा तब डिरिजर्व होगा। क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में भी यही लिखा है कि जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का, it can act only as an executing authority. It has no independent power to alienate any forest land. ओके, जो डिप्टी कमिश्नर है वो एग्जीक्यूट कर सकता है इन द नेम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन ये अपने आप से नहीं कर सकता कि बिना परमिशन यूनियन गवर्नमेंट से कि आप ये मेरा फॉरेस्ट लैंड है, इसको रेवेन्यू लैंड में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वही ये जो सेम चीज है वो किसमें कही गई थी, एमसी मेहता केस में कही गई थी। तो जब भी आपके पास ये वाला इश्यू आए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अगर कहीं हो रहा है, या फॉरेस्ट कोई लैंड है उसको डिरिजर्व किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इन तीन, तीन नहीं तो इन दो का तो मेंशन करोगे, एमसी मेहता और टी गोदावरम केस का। और आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को मेंशन करोगे कि किसी के पास भी विदाउट प्रॉपर कंप्लायंस एंड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, किसी के पास भी राइट नहीं है कि आप किसी भी फॉरेस्ट लैंड को क्या करो, डिरिजर्व कर दो। ओके,
अब एचएमटी ने फिर उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या बोला, एचएमटी हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑर्डर्स अंडर विच लैंड्स वर एलिजिबली रिलीज्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो इसमें उन्होंने बोला कि कहीं भी एचएमटी के पास ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है जिसपे उसने कहा है कि हाँ ये जो लैंड है वो रिलीज कर दिया है या ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है। एचएमटी ने ऑल्सो डिडंट प्रोड्यूस एनी मटेरियल टू शो दैट द लैंड वर रिजर्व, ये भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। इंसिडेंटली फॉरेस्ट एक्ट 1980 प्रोहिबिट्स द रिजर्वेशन और डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पहली बात तो एचएमटी के पास ना तो कोई ऑर्डर थे ओरिजिनल, ना तो वो ये दिखा पाया कि मेरे पास हमने ये जो लैंड है वो रिजर्व हुआ था, इसके भी कोई ऑर्डर है। ठीक है, मीन्स वो फॉरेस्ट लैंड पर ही अपनी कंपनी चला रहा था एक तरीके से फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट आइए आप, हसदेव अरण्य वर्सेस राजस्थान कोल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, अब देखो हसदेव, हसदेव अरण्य, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। हसदेव फॉरेस्ट जो है वहां पर एक कोल फील्ड है, उस कोल फील्ड को डेवलप किया जा रहा है राजस्थान कोल विद्युत कोल निगम द्वारा, और उसको जो ऑपरेटिव राइट्स है वो दिया गया है अदानी को। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये हसदेव अरण्य है कहाँ पर। हसदेव अरण्य है आपका छत्तीसगढ़ के, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो मेनली, ये हो गया कोरबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसे कर लेते हैं, ये हो गया आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका हो गया सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट और आपका सुरखुर्जा डिस्ट्रिक्ट। इन ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपका ये पाया जा रहा है, ये आपका है आपका पूरा ये हस्तिवार। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने क्लासिफाई इट एज द लार्जेस्ट अनफ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द लार्जेस्ट अनफ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें सॉल और टीक पाए जाते हैं, टेक्टोना ग्रांडिस, सोयरा रोबस्टा, ये आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इनके साल का क्या है, सोयरा रोबस्टा, और टीक का क्या है, टेक्टोना ग्रांडिस। इट सर्व्स एज ए वाइटल माइग्रेटरी कॉरिडोर फॉर टाइगर एंड वाइल्ड एलिफेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें फोर्स द फॉरेस्ट डायरेक्टली ओवरलाइज द हसदेव अरण्य कोलफील्ड विच कंटेन्स 23 ईस्टर्न कोल ब्लॉक। अब ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के नीचे जो है वो पूरा का पूरा क्या है आपका कोल फील्ड, इसके नीचे, मतलब ये पूरा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के नीचे आपका क्या है, पूरी कोल बेल्ट है, और इसके ऊपर क्या है आपका फॉरेस्ट लैंड है। अब यही आ जाता है आपका वो कि अगर आपको कोयला निकालना है तो फॉरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो परमिशन लेने की कोशिश करते रहते हैं लोग, वहां पे अपोज करते रहते हैं। तो यही इशू इसमें, आपको इसमें न्यूज से पता क्या करना है, सबसे पहले हस्तिवरन है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। आईसीएफआरई के थ्रू क्या पता चलता है कि ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड आपका फॉरेस्ट लैंड है। फिर इसमें क्या आपको पता चलता है कि इस साल और टीक इसमें पाए जाते हैं। ओके, और ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, इसके अंदर आता है, हसदेव रिवर बेसिन में आता है। और ये जो पर्टिकुलर जो इशू है वो चोरनी रिवर का है, इसमें मैं आपको दिखाई दूं पहले। ठीक है, ये आपकी हसदेव रिवर, ये देखो हसदेव रिवर, ये आई हसदेव रिवर, आई 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 आई, और बाद में जाके महानदी में मिल जाएगी। ठीक है, ये हसदेव रिवर है, तभी इस रिवर के कारण इस पूरे एरिया को क्या क्या कहा जाता है, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट। इसमें ये जो रिवर है चोरनी रिवर, ये जो आई, ये चोरनी रिवर देखो लिखा भी है, ये जो चोरनी रिवर है, ये आपकी चोरनी रिवर, ये आपकी हसदेव रिवर है। ठीक है, और भी है जैसे इसमें गरी नाला। ठीक है, ये तान रिवर हो गई,
ठीक है, अहिरन रिवर हो गई, एक काला नारा, ये दोनों मिलके इसमें ऐसे मिली। ठीक है, ये नांगूर रारा। तो ये नाला बोलते हैं, नाला का मतलब स्ट्रीम, छोटी रिवर स्ट्रीम। ओके। मेन इसमें क्या आपको याद करना है, हसदेव रिवर की ट्रिब्यूटरी है चोलनी रिवर। और हसदेव रिवर अपने आप में किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की। और ये हसदेव रिवर और चोलनी रिवर कहाँ से होके बहती हैं, छत्तीसगढ़ में। किसमें, हसदेवरन हसदेवरन आपके फॉरेस्ट से होके। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि इसके जो ब्लॉक्स हैं, कोल ब्लॉक्स है। ठीक है, इस कोल ब्लॉक्स का नाम है परसा ईस्ट कैंटे। और जो नया कैंटे एक्सटेंशन किया गया है, ये किसको लोकेट किया गया है, वो राजस्थान की राज्य विद्युत उत्पादन निगम को। मीन्स इस कोयले से जो बिजली बनेगी वो किसको दी जाएगी, राजस्थान को दी जाएगी। और ऑपरेटर कौन है, अदानी ग्रुप है। ओके। उसके बाद क्या है, लोकल रेजिस्टेंस क्या हुआ कि यहाँ की जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो गोंड है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, बैनर ऑफ हसदेव बचाओ संघर्ष समिति। दे डिपेंड एंटायरली ऑन द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके। इसमें कंसर्न क्या थे, कंसर्न इसमें ये थे कि आप जो है, ये जो एरिया आता है वो आता है आपके शेड्यूल एरिया में, और ये आता है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। मीन्स अगर आप पैसा के थ्रू जाओ या फिर आप एफआरए के थ्रू जाओ, आपको कोई भी परमिशन देने से पहले, किसी भी लैंड को इंडस्ट्रियल यूज में देने से पहले किसका कंसल्टेशन होना चाहिए, ग्राम सभा का। वो इन्होंने नहीं लिया, एज पर जिस संघर्ष समिति, हसदेव बचाओ संघर्ष समिति। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आप जहाँ पे कोल ब्लॉक ले रहे हो, वहाँ पर 640 प्लांट स्पीसीज है, बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और बहुत सारे, अगर आपने इस एरिया को अगर आपने बैरिकेड कर दिया, तो इस एरिया में एलिफेंट नहीं जा पाएंगे, तो एलिफेंट कहीं ना कहीं और रास्ते से होके जाएंगे, और जिन रास्तों से होके जाएंगे वहां से आपका ह्यूमन एलिफेंट आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कोल ब्लॉक है वो चोरी नदी को डिस्टर्ब कर देगा, पूरे कैचमेंट एरिया को, और उससे जो आसपास के पूरे एरिया में इरिगेशन की दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया कि ये भी बोला गया कि इंडिया की जो इन्वायरमेंटल कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट में, वो भी इम्पैक्ट डालेंगे इससे। क्योंकि आप क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर एक डेंस फॉरेस्ट एरिया को आप क्या करोगे, फ्रेगमेंट कर दो। ओके। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, इट लैक्स द एक्चुअल नेसेसिटी, एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल माइंस ऑलरेडी होल्ड इनफ कोल रिजर्व टू पावर राजस्थान फॉर 2 decades। मीन्स इन्होंने ये बोला कि ऑलरेडी जो कोल माइंस दी गई है राजस्थान को, उससे दो दो दशकों तक पूरी की पूरी बिजली चल सकती है राजस्थान की। ओके, तो अभी कोई इतनी नेसेसिटी थी नहीं। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट और कॉमनवेल्थ मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क emphasize protecting biodiversity hotspot like हसदेव। ओके, मतलब ये जो टारगेट्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये हसदेव जैसे आपके जो नॉन डिस्टर्ब्ड या फिर अनफ्रेगमेंटेड आपके जो फॉरेस्ट लैंड है उनको प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो आपका यूएन का जो डिक्लेरेशन है किसके ऊपर, राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल के ऊपर, वो ये मैंडेट करता है कि फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी देयर बिफोर to before implementing executing any project that affect their land। means जो यूएन ड्रिप है, मीन्स यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, वो ये बोलता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हो किसी भी एरिया में, ठीक है, आपको सबसे पहले फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। फ्री मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, प्रायर मतलब प्रोजेक्ट आने से पहले, ये नहीं कि प्रोजेक्ट आपने बना लिया उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब आप पूरे अपनी डीपीआर बना के उनके पास जाओ कि अब इतनी हम यहाँ ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इतना हम इसमें गड्ढा करेंगे, यहाँ से हमारी सप्लाई चेन जाएगी, यहाँ पे हम रोड बनाएंगे, यहाँ पर हम बैरिकेड करेंगे इतने एरिया में, यहाँ आप लोग नहीं आ पाओगे, इससे आपको ये नुकसान हो। ये सारी इन्फॉर्म कंसेंट, उसके बाद अगर वो कंसेंट देते हैं देन यू कैन गो फॉर, अदरवाइज यू शुड नॉट। मैंने क्या बोला, यू शुड नॉट। बट ये सारे जितने भी डिक्लेरेशन है वो आपको बाइंड नहीं करते, लीगली बाइंडिंग नहीं होते, तो फिर लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हसदेव, ये एरिया है देखो, हसदेव एरिया का।
ठीक है। और ये जो कोल ब्लॉक है, यहाँ पे कोल ब्लॉक दिया गया। अब मैंने आपको बताया यहाँ से ही आपकी चोरनी रिवर निकलती है। आपकी जो वो है, आपकी जो हसदेव रिवर है वो ऐसे जाती है, और चोरनी रिवर इसको ऐसे मिलती है जाके। तो वही चोरनी रिवर के आपका जो कैचमेंट एरिया है उसको ये इम्पैक्ट डालेगा। ये आपकी हसदेव रिवर, ये छत्तीसगढ़ का एरिया। ओके, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है। देखो ये बच्ची ने लिखा है, हसदेव प्रोजेक्ट लिखा था उसके वहां पर। ठीक है, तो ये आ गई। अब देखो इसमें देख लो आप जल्दी से कि कौन सा आपका वो है। अब देखो ये हसदेव रिवर आई, ठीक है, ये किसमें मिली जाएगी, महानदी रिवर में। ठीक है, ऐसी देखो ये आपकी मांड रिवर हो गई, ये आपकी एब रिवर हो गई, ओंग रिवर हो गई, तेल रिवर हो गई। ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरी होंगी किसकी, महानदी की। ठीक है, ये आपकी महानदी। और ये आपकी सोनार रिवर, ये कैसे बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी सोनार रिवर होगी। तो शिवनाथ रिवर, हसदेव रिवर, ये हो गई आपकी शिवनाथ रिवर, ये हो गई आपकी हसदेव रिवर, ये हो गई आपकी इव रिवर, तेल रिवर, और ये आपकी मेन हो गई महानदी। तो ये आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, शिवनाथ रिवर, हसदेव रिवर, एव रिवर और तेल रिवर। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, शिट। ठीक है, शिवनाथ रिवर, हसदेव रिवर, एव रिवर और तेल रिवर, ये किसकी है, महानदी की है। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका मामल्लन मामल्लन रिजर्वायर प्रोजेक्ट, सीआरजेड क्लियरेंस डिफेंस। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि मेन इसमें इशू ये है, मैंने टॉपिक इसलिए लिया। अब देखो नाम से ही पता चल जाएगा ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या है कि आपका बहुत सारे जो रिवर चैनल्स होते हैं, जो आपके कोस्टल एरिया होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी फ्रेश वाटर स्ट्रीम होती हैं। वो आपकी उसमें एक्सिस रन ऑफ होता है, लेकिन वो जाके तुरंत मिल जाती है किसमें, आपकी समुद्र में मिल जाती है, तो वो सॉल्टी हो जाती है, फिर उनका यूज नहीं हो पाता। तो इनका बेसिकली प्लान ये होता है, प्लान ये है कि हम किसी तरह एक पर्टिकुलर एरिया में ये जितना भी डिस्चार्ज आ रहा है, जो वहाँ के इनलैंड जो आपके वाटर स्ट्रीम या वाटर रिजर्वायर है, उनको इकट्ठा करके, उस फ्रेश वाटर को इकट्ठा करके हम अपने पानी की प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, मामल्लम में आईआईटी मद्रास और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के थ्रू की हेल्प से इन्होंने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्लियरेंस मिल गया है इसे, इसके लिए मामल्लम रिजर्वायर प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पर, नेमली के रिवर। और इसका पर्पज क्या है कि आपको ड्रिंकिंग वाटर की एसेसिबिलिटी बढ़ानी है, फ्लड मिटिगेशन करना है, और कोस्टल ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन करना है तमिलनाडु। ठीक है, अब कोर डिटेल इसमें क्या है कि जो साउथ चेन्नई का वाटर शॉर्टेज की इशू है उससे सॉल्व करना है इनको। उसके बाद इन्होंने क्या करना है कि कैपेसिटी कितनी है, इतनी कैपेसिटी है। और ये कर क्या रहे हैं, जो आपका कोवालम नेमिली बैकवाटर से द ग्रेट सॉल्ट लेक है, उसको इन्होंने क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेन्नई सिक्स पोर्टेबल वाटर रिजर्वायर। मीन्स एक तरीके से ये जहाँ पे सॉल्ट वाटर इकट्ठा हो रहा है, ब्रेकिस वाटर इकट्ठा हो रहा है, उसको ये लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रेश वाटर में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो आपका ब्रेकिस वाटर है उसको धीरे धीरे हटाएंगे, और जो आपका फ्रेश वाटर आता जा रहा है उसे लाते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फ्रेश पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं और सीआरजेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो ये है सीआरजेड के बारे में। देखो मेनली क्या है कि सीआरजेड जो होता है वो जैसे ये है, सीआरजेड 4 है, तो ये होता है मेनली मैरीन के लिए। मीन्स कोई भी मैरीन पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नो मैरीन पोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपकी टाइडल लाइन होती है, एक होती है लो टाइड, एक होती है हाई टाइड लाइन। यहाँ पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर आपकी कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होता है उसके आसपास जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है, अगर आपका अर्बन एरिया है या फिर आपका रूरल एरिया है, तो उस हिसाब से आपकी कंडीशंस वेरी होती है। ठीक है, अब जैसे रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में इन्होंने ये आपका ये रूरल एरिया पूरा बता दिया।
ठीक है, इसमें इन्होंने 200 से 500 मीटर तक का रीजन ले लिया। अब अच्छा इसमें क्या है कि डेंसिटी के हिसाब से आपकी कोस्टल रेगुलेशन जोन डिसाइड होते हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो कोस्टल रेगुलेशन थोड़ा सा वो कम दे देंगे, डेंसिटी कम है तो फिर कोस्टल रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। तो इस तरीके से इनका वेरी होता रहता है। ठीक है, तो अलग अलग उसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद इसमें सबसे बड़ी जो डेफिनेशन होती है, सबसे क्रिटिकल जो होती है और जो बहुत ही ज़्यादा सेक्रोसेंट नेचर की होती है, वो होती है CRZ-1A। वो किसके लिए होती है? वो होती है आपकी मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए। और अगर मैंग्रोव का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो जो CRZ की जो वैल्यू है वो क्या होती है? बफर देते हैं ये लोग 50 मीटर का आसपास का, कि इसके अंदर 50 मीटर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। तो ये मेनली CRZ का इशू है। अब देखो इसमें क्या है, जो ये जो मामलन रिजर्वर प्रोजेक्ट है वो मेजर वाटर सिक्योरिटी एंड फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव है, और ये है कहाँ पर? छेंगलापट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके। अब जब प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली बीन a subject of significant legal and environmental debate regarding its coastal regulation zone clearance। अब देखो ये एरिया बनाया है इन्होंने कहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसमें देखो दो तरह के इनलेट आ रहे हैं इसमें। पीछे चला गया। ओके, मैं इसको बता दूंगा। देखो इसमें क्या था, उसमें क्या था कि जैसे ये आपका इनलेट, ये उसका शेप था, और इसमें दो तरह के इनलेट आ रहे थे, फ्रेश वाटर के। इसको यहाँ पे वो लोग इकट्ठा करते और आपकी सप्लाई करते, किसकी? आपके डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करते। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है दिल्ली वाइल्ड लाइफ फंक्शनिंग। दिल्ली वाइल्ड लाइफ बोर्ड फंक्शनिंग। अब इसमें क्या है आपका, ये जो टॉपिक है इसमें रिलेटेड ये है कि ये जो शख्स आप देख रहे हो, ये जो पर्सन है, he was the main writer, he was the main orchest or he was the main person who actually written the Wildlife Protection Act 1972। ठीक है, he was uh, he was an IAS। ओके, और इनके जो बड़े भाई थे वो आपके इंडिया के पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इन्होंने प्लस MK रंजीत सिंह इनका नाम है, और जो फॉर्मर फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो है प्राकृति श्रीवास्तव, इन्होंने एक पिटीशन डाली और ये बोला कि जो ये जो दिल्ली वाइल्ड लाइफ बोर्ड फंक्शनिंग है, ये एक्चुअली में क्या बन गया? ये बन गया क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मीन्स ये जो है बहुत कम ऐसी, इसके पास जो भी आता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है, ये सबको ओके 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 करता रहता है। ठीक है, कोई भी इसका कोई भी ये नहीं है कि कोई क्राइटेरिया हो। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने शिकायत की है, और उन्होंने बोला है कि भाई ये सब हो क्या रहा है, कि आप करो कुछ, कि आपका काम जो है वाइल्ड लाइफ बोर्ड फंक्शनिंग का, वो होता है कि इसी तरीके से चीज़ों को देखना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 100 प्रोजेक्ट है और सारे के सारे सही हो, आप सबको अप्रूवल देते जा रहे हो। तो इस अब चूंकि ये बहुत बड़े, ऑलरेडी बहुत बड़े अपने आप में इन्वायरमेंट फील्ड में बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक है, तो इनकी बात सुनी गई और ये तभी नॉलेज में आई। अब जब ये नॉलेज में आई तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो वो पढ़ लेते हैं। अब इसने इन्होंने क्लेम क्या किया? इन्होंने ये क्लेम किया कि 97% ऑफ ऑल प्रपोजल्स, 97% of all proposals seeking the denotification, diversion, or reduction of protected area rents, such as tiger reserves, national park, or sanctuaries, were greenlit by the Standing Committee between 2014 to 2026, often without rigorous independent ecological assessment। मतलब इन्होंने ये बोला कि 2014 से 2026 तक जितने भी प्रपोजल आए, और प्रपोजल का नेचर क्या था कि या फिर तो वो लोग डिनोटिफाई मांग रहे, डिनोटिफाई कर रहे थे प्रोटेक्टेड एरियाज को, या फिर वो डाइवर्जन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कर रहे थे, या फिर वो प्रोटेक्टेड एरिया के साइज को रिड्यूस कर रहे थे। ऐसे जितनी भी प्रपोजल आए 97% को
इन्होंने क्या कर दिया, NBWL की जो स्टैंडिंग कमेटी है अप्रूव कर दिया, और कहा कि जितनी स्पीड में अप्रूव किया, ऐसा इट सीम्स कि इन्होंने जो प्रूडेंट एक तरीके से इकोलॉजिकल असेसमेंट करना चाहिए वो नहीं किया। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये होती स्टैंडिंग कमेटी। अब आप देख रहे हो इसमें आपके ये भूपेंद्र यादव बैठे हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ये ऐसे बैठे रहते हैं सारे के सारे और अप्रूव होते जाते हैं। ठीक है, अब है क्या, अब देखो इसमें क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर हम बताएं, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो अपनी पावर लेता है किसके थ्रू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इन दो से पावर लेता है। अब इसमें क्या है कि आपका जो सेक्शन 5A है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपका नेशनल वार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, और वो कब होना चाहिए, जैसे ही अमेंडमेंट हुआ 2002 वाला, उसके 3 मंथ के अंदर। सेक्शन 5B क्या बोलता है, सेक्शन 5B NBWL को ये पावर देता है कि आप एक छोटी सी स्टैंडिंग कमेटी बनाओ और उस स्पेसिफिक पावर उनको डेलीगेट करो, और उनको कुछ रेगुलराइजेशन की ड्यूटीज भी दो। मीन्स क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत बड़ा है, 47 मेंबर्स होते हैं, तो सेक्शन 5B ऑफ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये पावर देता है NBWL को फॉर द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क जो उसको डेलीगेट किया गया है। ठीक है, और प्लस उसको थोड़ी पावर ये भी देता है कि आप जो वर्क आपको दिया गया है उसको उसके उसके ऊपर रेगुलाइज करने की पावर भी आपके पास है। सेक्शन 5C जो बोलता है WPA का, वो ये बोलता है कि आपकी क्या स्टेटूटरी ड्यूटीज है, आपके क्या एडवाइजरी रोल्स हैं, और आपके ऑपरेशनल मैंडेट क्या है इस नेशनल बोर्ड का। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपके डूज डोंट्स क्या है, आपके आपके पास क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो, आपके आपके पावर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें जो पेपर में आएगा, पेपर में ये आएगा जो पूछा जा सकता है कि NBWL जो होता है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है, 2002 अमेंडमेंट से, सेक्शन 5A 5B 5C से। 5A में इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, 5B में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास पावर है कि वो स्टैंडिंग कमेटी बनाए, और सेक्शन 5B में मेनली इसके वर्क के बारे में बताया गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि एनबीडीबल कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन मैंने आपको जैसे भी बताया कि 47 मेंबर का पैनल होता है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, जो हो गए चेयरमैन, जो हो गए वाइस चेयरमैन। ठीक है, मैं जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो होता है आपका क्या, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। ओके, जो आपके वाइल्ड लाइफ के टॉप हो गए। आपके इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स कौन से होते हैं, तीन MPs होते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, डिफेंस सेक्रेटरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचेंगे इसमें डिफेंस क्या काम कर रहा है, भाई डिफेंस का जो ज्यादातर एरिया है वो सारा का सारा फॉरेस्ट का एरिया आता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके NBWL की जो आपका जो मेंबर्स हैं उसमें आपका 3 MP आएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आएगा, इसके बाद आपके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी आएगा, और आपके जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हुए या फिर आपका और भी जो इंस्टीट्यूट हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, जो डिपेंड करेगा कि आप किसको बना सकते हो। नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स भी होते हैं। नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स क्या होते हैं, आपके जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो आपके इंस्टीट्यूट है, जैसे टेरी हुआ, ठीक है, या फिर आपके इमिनेंट इकोलॉजिस्ट हुए, ठीक है, जैसे अभी मैंने इनकी बात की थी MK रणजीत सिंह की, ऐसे लोगों को ये लोग साथ में लाते हैं, जो भी जैसे डॉक्टर सलीम अली हुए थे पहले। ठीक है, तो ये सारे लोगों को लाते हैं और इन सब को मिला के ये पूरी कंपोजिशन बनता है 47 मेंबर्स का। अब है आपका नेक्स्ट, इसमें आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर क्या है। देखो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि एक पर्टिकुलर फिश है, उस फिश की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। ठीक है, वो जो फिश थी वो क्या थी, रे फिंड फिश थी, इसका नाम था, और इंडेंजर्ड वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी कंपटीशन हो रही थी आपकी महाशीर से, महसीर से।
अब महसीर जो है, महसीर या फिर एच हटा दो इसका, महसीर ये लिखा है स्पेलिंग MHSER। अभी जो महसीर है ये डोमिनेंट स्पीसीज है वहां के पानी की, ये सबको और किसी को कंपटीशन माना ही नहीं जाती, सबको खा लेती है। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि महसीर जो है वो थोड़े नीचे लोअर वाटर्स में रहती है, तो इन्होंने कहा हम ऊपर वाले वाटर्स में जो है वो हम क्या करेंगे, जाके इसको जो आपकी रे फिन्ड फिश है ये चूंकि इंडेंजर्ड हो रही है, हम इसको वहां पर इसको ग्रो कराएंगे और इसकी पॉपुलेशन वहां पे बढ़ेगी। और मैसीर वहां पे इतनी ऊंचाई पे आती नहीं है, उसकी जो ज्योग्राफिकल लिमिट है वो नीचे है, तो हम अपने क्या करेंगे इसको सर्वाइव भी कर लेंगे और हमारे लिए भी सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया कि ये कम्युनिटी लेड ट्रांसलोकेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, सेंगो क्लैन। कौन सी क्लैन, SANGNO, सेंगो क्लैन ऑफ नियसी ट्राइब, नियसी ट्राइब। ओके, अब देखो आपके पास कितनी सारी ट्राइब आ गई है, रंग ट्राइब आ गई है, जोआंग ट्राइब आ गई है, अब तीसरी आ गई नियसी ट्राइब में सेंगो क्लैन। ठीक है, उसके बाद भूटिया आ ही गए थे, ओके, गोंड आ ही गए थे। तो आपको ये सब ट्राइब याद रखनी है कि कौन सी झारखंड में, कौन सी छत्तीसगढ़ में है, कौन सी वाके कुमाऊं रीजन में है, दालचूरा में। और ये अब आ गया ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये लोग, ये जो आप देख रहे हो ये वही लोग, और ये आपकी आपकी है रेफ एंड फिश। अब टारगेट स्पीसीज कौन सी है आपकी, ट्रांस कैस्पियन मृणिका या मरीनिका आप अगर आप बोलो। ठीक है, इट इज एन इंडिजीनियस कोल्ड वाटर फ्रेश वाटर फिश है, कोल्ड वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है, मिनो फैमिली से आती है, और नीसी ट्राइब जो है वो इसे क्या बोलती है, नगर सिंह। क्या बोलती है, नगर सिंह इसको बोलती है। अच्छा, नेसी ट्राइब के बारे में आपको पता है, ये भी बहुत ज्यादा इस समय उसमें चल रही है लाइमलाइट में। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक खुद का वो बनाया है, खुद का रिलीजन बनाया है, और उस रिलीजन के जो प्रोटेगोनिस्ट हैं उनको इस बार पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, तो आप ये कमेंट में मुझे बताइए कि नेसी वालों ने कौन सा एक रिलीजन बनाया है, और वो जो रिलीजन है उसका जो नाम है वो सन और मून के नाम पर है। इतनी हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ कि इस सन और मून के नाम पे इन्होंने अपना रिलीजन बनाया, और क्यों बनाया है, क्योंकि बहुत सारे नियसी ट्राइब के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। तो उनको क्या करना कि भाई हमको अपना जो कल्चर है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देना है, और जब कोई एक कल्चर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रॉपर रिटन में और एक प्रॉपर अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे में आता है तो वो रिलीजन का फॉर्म ले लेता है। तो वही इन्होंने इस नेसी ट्राइब ने अपना एक रिलीजन बनाया। उस रिलीजन का जो नाम है उसके दो टर्म है, मैं बताऊंगा नहीं, उस दोनों टर्म का नाम है सन और मून। ओके, उसके नाम पर है, तो आपको ये कमेंट करना है कौन सी की बात हो रही है। और ये और इस ये काम जिसने किया है उसको इस बार पद्मश्री भी मिला है 2026 का, 2026 का पद्मश्री भी मिला है। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि नेसी ट्राइब का ऐसा जो आपका रिलीजन है वो क्या है, और प्लस पद्मश्री। प्लस नेसी ट्राइब एक चीज के लिए और फेमस है, आपका जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल, ये लोग क्या करते थे, इनके सिर पे जो पगड़ी होती थी उसमें हॉर्नबिल का फेदर लगाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपकी ये जो हॉर्नबिल है वो इंडेंजर्ड हो रही है, तो इन लोगों ने उस हॉर्नबिल की पगड़ी हटा के, मतलब ओरिजिनल इसकी ओरिजिनल जो लीफ होती है, और सॉरी ओरिजिनल जो फेदर होता है हॉर्नबिल का, उसे हटा के उसकी जगह प्लास्टिक का हॉर्नर ये लोग लगाने लगे। इनके अटायर भी चेंज नहीं हुआ, और प्लस इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी इन्होंने सेव कर लिया। तो ये जो आपके नियसी ट्राइब है बहुत ज्यादा एक तरीके से डेवलप हो रही है, बहुत ज्यादा अवेयर है अपने कल्चर के हिसाब से, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना जो सिंबल है उसको बचाने के लिए। नियसी ट्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, अब ये ऑपरेशन क्या हुआ था कि जो ये सेंगो क्लैन है नियसी ट्राइब के अंदर जो आती है, इन्होंने 52 फिंगरलिंग्स, फिंगरलिंग्स मतलब होता है छोटे छोटे फिश के बच्चे, उन्होंने इसको लापबंग स्ट्रीम में, तालू विलेज एक है वहां पे छोड़ दिया, और कहा कि सक्सेसफुली ट्रांसलोकेटेड देम ओवर 20 किलोमीटर्स टू द रिकासो स्ट्रीम एट वैशी विलेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुआ। ठीक है, इसके बाद प्रेडेटर थ्रेट किससे, इससे गोल्डन मैसीर से, ऑफन कार्ड द टाइगर ऑफ हिमालयन रिवर्स।
ठीक है, मैसी रीजन एपेक्स फ्रेश वाटर प्रेडेटर दैट हैवली प्रेज अपॉन जुवेनाइल रेफिन फिश, मतलब फेवरेट ब्रेकफास्ट है उसका। ओके, नेक्स्ट आओ आप। तो देखो ये आपका देख लो, ये आपका है बामेंग, इधर आ गया। तालो जो है वो कहीं इधर पे है, नीचे इसके बामेंग से थोड़ा सा नीचे है। ये तालो विलेज है, इस विलेज से 20 किलोमीटर ऊपर। अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट जगह कहाँ पर होगी, लेकिन जो 20 किलोमीटर ऊपर गए ये लोग, और 20 किलोमीटर ऊपर इनको लापावंग स्ट्रीम मिली, और इस स्ट्रीम में ये लोग इनको ये लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो ना, ये रेन फिश, रेन फिंड फिश को ये लोग छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने ट्रांसलोकेट किया इसको। और ये जो फिश है वो कोल्ड वाटर में, फ्रेश वाटर में रहती है, कोल्ड भी होना चाहिए और फ्रेश भी होना चाहिए। ठीक है, तो 20 किलोमीटर से लेके जब तक अप स्ट्रीम में ये लोग रहेंगे वहां पे मैसी का भी इसको कंपटीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये आपकी कामेंग रिवर हो गई, ये आपकी आ गई तो आपकी कामेंग रिवर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बटरफ्लाई बुकलेट है। बोडोलैंड वालों ने क्या किया है, आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे उन्होंने एक बटरफ्लाई बुकलेट रिलीज की है। आज देखो देखो बोडोलैंड जो है वो असम का ऊपर का पार्ट है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बटरफ्लाई, ईस्टर्न हिमालय की बटरफ्लाई, इंडो मलयन रीजन और इंडो गैंगनेटिक प्लेन, इन सब की बटरफ्लाई आपस में क्या होती है, इकोलॉजिकल कॉरिडोर है। इकोलॉजिकल नीचे कह लो, आप इसे नीचे कह लो, वहाँ पे आप आपस में आके मिलती है। तो वहाँ पे क्या लिखा, ये ये आपके असम में डॉक्यूमेंट की है बोडोलैंड टेरिटरी, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन ने, वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारी बुकलेट निकाली है। ठीक है, प्लस ये तो आपका होता ही रहता है, अभी इलेक्शन से जस्ट पहले जो था कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि भाई जो बोडो अकॉर्ड आपने साइन कराया था उसके जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है आप पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन करो। ठीक है, ये दो न्यूज़ थी, इसके बोडोलैंड इंपॉर्टेंट है। तो बोडोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोडोलैंड क्या है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो ऊपर है नॉर्थ में, ये बनाते हैं आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। कौन कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, कोकराझार, चिरांग और बक्सा और उदलगुरी। इसे आप कैसे याद करेंगे, KVCU। ठीक है, मतलब कोकराझार, बक्सा और उदलगुरी। उधर आपको मैंने क्या याद कराया था, शिट, क्या याद कराया था, शिट, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, शिवनाथ, हसदेव, एव और तेल रिवर। ठीक है, ये सारी किसकी थी, आपकी महानदी की थी। ये KVCU, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए किसके, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन के, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी, उदालगुरी। ओके, और ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आसपास का एरिया देख लो। तो जहाँ पर की बात हो रही है बोडोलैंड में, वहाँ पे मानस नेशनल पार्क पाया जाता है। ओके, उसके बाद लोकल जो फेस्टिवल है वो है आपका द्विजिंग फेस्टिवल, फेमस है। ठीक है, और एक यहाँ पे लोकल रिवर मिलती है, कौन सी, आई रिवर। ठीक है, और ये आई रिवर के किनारे आपका ये द्विजिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी आई रिवर। जी, ये आपका है AI, ये आई रिवर हो गई। ठीक है, ये आपकी मानस रिवर हो गई। ठीक है, इसे मांगदे तोंगसा बोला जाता है भूटान में। ये आपकी आई रिवर हो गई, ये आपके बाद में ब्रह्मपुत्र से जाके ये मिल जाती है। ओके, तो आई रिवर जो है वो मेजर ट्रांसबाउंडरी ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर की। जो मानस रिवर है वो अल्टीमेटली किस में ड्रेन होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। सोर्स क्या है, रिवर ऑरिजिनेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस इन ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान। तो ये आपका ब्लैक माउंटेन हो गया, ब्लैक ही कर देते हैं, सॉरी ब्लैक तो, ब्लैक माउंटेन भूटान से निकलती है रिवर, आई रिवर। ठीक है, वेयर इट इज लोकली नोन एज मोह रिवर। मोह का मतलब होता है मदर। ओके, इसे वहां पे लोकली क्या बोलते हैं, मोह रिवर के नाम से बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी रिवाइज करें जल्दी से। तो देखो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी में क्या है आपका, यहाँ से दिहांग आती है,
दिहांग आती है, दिवांग दिहांग दिवांग लोहित, ये तीनों मिलकर ब्रह्मपुत्र बना देती है। फिर सुवर्णश्री आती है आपकी, ठीक है। और आपकी आपकी तीस्ता हो गई आपकी, यहाँ से डुबरी के पास तीस्ता आ जाती है, ठीक है। मानस रिवर आ जाती है, दिवांग आती है, कामेंग रिवर आती है। ये सारी रिवर मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र का पूरा एरिया बनाती है। आप उसे पीछे करके आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंट बोडो रिकॉर्ड के बारे में रिकॉर्ड के बारे में बोला है, तो जो बोडो रिकॉर्ड बोडो एकॉर्ड है वो कब बना था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाक से जल्दी से। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उन्हें मिला के क्या बोल दिया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बना दिया था, ठीक है। इनकी जो काउंसिल की सीट्स हैं उनको बढ़ा दिया था स्टेट्स में, 40 से 60 कर दिया गया था, ठीक है। इनको स्पेशल 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इनको एक आउट ऑफ एरिया प्रोटेक्शन में दिया था, जिसे कहते हैं बॉर्डरो काचरी वेलफेयर काउंसिल, ठीक है। जो इनके एजुकेशनल और कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये बोर्डो अकॉर्ड के मेन उनसे सिम्टम थे जो 2020 का अकॉर्ड बना था, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका, एक्टर मोहनलाल एलिफेंट टैक्स पोजेशन केस। अब ये जो मोहनलाल जो थे वो केरल के बहुत बड़े एक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इनके पास एलिफेंट के हाथी के दांत पाए गए, ठीक है। तो हाथी के दांत अगर आप पाए जाते हैं तो अंडर सेक्शन 40 ऑफ आपका जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो आइवरी की हो, आप उसे अपने पास रख नहीं सकते जब तक आपके पास प्रायर परमिशन ना हो, ठीक है। अदरवाइज आपको ये माना जाएगा कि आप स्मगलिंग कर रहे हो, ठीक है। उसमें बस ये है कि अगर आपके पास हेरिडेटरी पहरे से हैं तो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन डिक्लेयर आप तभी करोगे जब आपके पास उसका पहले से इनहेरिटेंस है, मतलब आपके पास पहले से ये सर्टिफिकेट है कि आपके पास ये पहले से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसे एक तरह से कह लो वो है। तो इसमें रूल ये होता है कि जिसके पास भी इस तरह का कोई भी शेड्यूल 1 एनिमल आर्टिकल है, ठीक है, वो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी इन्वेंट्री किसके पास, चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफ वार्डन के पास, कि मेरे पास 2 जोड़ी टस्क है। जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर उसके पास 3 जोड़ी पाए गए तो उससे क्वेश्चन हो कि 1 जोड़ी आप कहाँ से लाए। अगर वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो ये माना जाएगा कि उसने स्मगलिंग की, ठीक है। सेक्शन 42 कहता है नो इंडिविजुअल कैन एक्वायर, क्या लिखा है, एक्वायर रिसीव कीप इन कस्टडी और ट्रांसफर एनी प्रोटेक्टेड एनिमल आर्टिकल विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफ वार्डन, ठीक है। एनी आइटम केप्ट विदाउट दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली बिकम्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 39, ओके। तो ये इसमें है। अब हुआ क्या, एक्सेप्शन फॉर इनहेरिटेंस, ये 42B में एक्सेप्शन है। इसमें क्या गया, if an individual inherits a legally documented wildlife article, they must formally declare it to the chief of wildlife warden within 90 days of inheritance। मतलब जैसे मेरे पिताजी के पास कोई है, ठीक है, अगर हमें मिले तो अब मुझे अगर अपने नाम करने हैं तो मुझे 90 दिन के अंदर उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए। अब इसमें कैच क्या है, कैच इसमें बस ये है कि ये जो एक्सेप्शन है आपको ये परमिशन तभी मिलेगी जब आपके पिताजी के पास जो मर गए हैं, जो डिसीज्ड आपका ओनर है, वो अगर उसके पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है अंडर सेक्शन 42, तो ही ये ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है 90 डेज के अंदर। अगर उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको माना जाएगा कि ये आपके पास ये हिडन है, अनलॉफुल है, तो आपसे वो ले लिए जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि सेक्शन 40A में विंडो ऑफ नॉर्मलाइजेशन दी जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीगेसी आइटम होते हैं जो बहुत सालों पुराने होते हैं और बहुत सालों बाद लोगों को मिलते हैं, तो हर किसी का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं होता। तो लेजिस्लेचर क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि एक स्पेशल टाइम विंडो आप रखो, उसे कहते हैं एमनेस्टी विंडो, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है कि इफ एन इंडिविजुअल स्टेप्स फॉरवर्ड and declares hidden items during this specified amnesty period, Section 40A notes that the declaration will not be used as a evidence to punish them for past non-declaration। मीन्स उन्होंने कहा कि हमने विंडो दी, अगर आपके पास कोई ऐसा लीगेसी आइटम है जिसके जिसके ओनरशिप राइट्स है, ओनरशिप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप उसे डिक्लेयर कर दो। अब डिक्लेयर करने से ये होगा कि वो उसके ऊपर आपका राइट तो नहीं होगा,
लेकिन हम उसको एज ए एविडेंस आपके अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ये बोलती है। ठीक है। अब वंस एन आइटम रजिस्टर्ड अंडर दिस इम्यूनिटी क्लॉज, the new certificate explicitly states that the item cannot be commercialized, sold, or transferred to anyone except via direct inheritance. Means अब देखो इसमें ये चीज इन्होंने क्या क्लोज कर दिया। सपोज आप आपने अपने घर का एक तहखाना खोला, ठीक है, उस तहखाने में आपको एक हाथी दांत मिल गया, ठीक है। अब उस वो हाथी दांत इलीगल है, ठीक है। अब वो इलीगल है, गवर्नमेंट ने एक अंडर सेक्शन 40A आपको पता चला कि एक विंडो निकाली 30 दिन की, आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आपने वो डिक्लेयर कर दी, जैसे आपने वो डिक्लेयर कर दी, अब उस हाथी दांत को आप किसी को बेच नहीं सकते हो, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप उसको कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते हो। मींस आप उसकी प्रदर्शनी लगा के टिकट लेके उसे लोगों को दिखा नहीं सकते हो। ठीक है। केवल एक काम कर सकते हो कि आपको मिली है, आप ड्यू प्रोसेस का फॉलो करके मेरे मरने के बाद मेरे जो बच्चे हैं 90 दिन के अंदर उसका ऑक्यूपेशन, उसका ओरिजिनल, उसका जो ऑक्यूपेशन राइट है या उसका जो ओनर राइट है वो ले सकते हैं। इनहेरिटेंस में उसको कैरी फॉरवर्ड होगी और उसका कोई भी यूज नहीं होगा। दिस इज द लॉ। ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब पार्ट 2 में मैं कल जो अभी अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको इंडस्ट्री, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में जो नेफ्ता पाइपलाइन की फायर लगी थी उसके बारे में बताऊंगा। इंडिया में जो कोल की केमिस्ट्री कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, कोल केमिस्ट्री, उसके बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे कोल गैसिफिकेशन से हम लोग काफ़ी क्लीन एनर्जी भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंडिया पैसिफिक सबमरीन प्रोजेक्ट जो बन रहा है आपका, इंडिया मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो लाइन बन रही है उसके बारे में बात करेंगे। ईआई से रिलेटेड है ये, लेकिन चूंकि मैप में आएगा इसलिए मैं बताऊंगा इसको। इसके बाद आपके नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करेंगे, माउंट मेरापी, ओके, फ्रांस में जो फॉरेस्ट फायर लगी उसके बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज में हम लोग देखेंगे कैसे बॉन क्लाइमेट टॉक में क्या स्टैंड ऑफ हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि कैसे वर्ल्ड बैंक ने अपनी फंडिंग टारगेट्स को क्या क्या रिकैलिब्रेट किया है। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके एथनिक क्लिंजिंग जो सूडान में हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब इस तरह से सूडान का एरिया पूरा आ जाएगा। साउथ अफ्रीका में जो आपका एंटी इमिग्रेशन मार्च इन मार्च प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। डिफेंस और स्पोर्ट्स में रिलेटेड में क्या है आपका रिमपैक हवाई में जो आपका इंडिया का जो P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग जो कंपटीशन हुई उसके बारे में बात करेंगे। और आपका ये जो 2024 की नेशनल वाइटल स्टेटिस्टिक्स आई है वर्थ और देश की, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर कोई मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला उसको भी ऐड करूंगा। अगर पार्ट 2 में नहीं होता है तो पार्ट 3 भी बनाऊंगा, आप उसके प्रति निश्चिंत रहे। मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली, सॉरी कीजिए, मई से मैं अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी वीकली वाला, और अब जुलाई आ गई है, अप्रैल मई जून जुलाई। अगर आप इसे फॉलो करते हैं लास्ट तक, मीन्स मार्च तक अगले, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इनफैक्ट करंट अफेयर के भी काफ़ी कवर हो जाएंगे जो इससे बाहर से आए। क्योंकि मैं डायरेक्ट जो मेरी सोर्स है वो डायरेक्ट आपका न्यूज़पेपर से है और किसी से मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ न्यूज़पेपर ले रहा हूँ। मैं 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उससे न्यूज़ निकालता हूँ, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। सो कीप सपोर्टिंग द हार्ड वर्क। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं भी मोटिवेट रहूँगा और आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करता रहूँगा। जो भी इम्प्रूवमेंट की आपको लगे बात, आप कमेंट में खुल के बोलिएगा। ठीक है। आई विल इम्प्रूव दैट। ओके। एंड कोई भी आपको टॉपिक ऐसा लगे इस पर मुझे बनाना चाहिए तो आप प्लीज डू टेल मी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।